ग्लोबल वार्मिंग के जो भी इफेक्ट हो सकते हैं उसके लिए हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड के जो साइंटिस्ट हैं पहले से ही तैयार हो चुके हैं। वो हम 10-15 साल के बाद क्या होगा वो हम अभी सोच लिए हैं कि हम उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये हमारी लीडरशिप को भी बोलना चाहिए कि वो विजन बोलते हैं ना, ऐसा होगा, ऐसे लेके जाना है। हमारे जो डायरेक्टर्स होंगे, एडीजीस होंगे, डीडीजी हैं और डीजी हैं, सारे इसमें बहुत बेहतरीन हैं आईसीआर वाले। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दे हैव वेरी गुड विजन और स्ट्रैटेजी, बहुत सारे अच्छे स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। राइस में भी हम लोग उसके हिसाब से काम ऑलरेडी कर रहे हैं। सर अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौती क्या है या सबसे बड़ी समस्या क्या है इंडिया और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे? हमारे यहाँ इंटरनेशनल से ज्यादा, इंटरनेशनल में बोलते हैं कि चाइना का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ये है वो है। राइस का प्रोडक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल एक अगर ले लीजिए, राइस का प्रोडक्टिविटी चाइना का 6 टन है, हमारा बहुत कम है, क्योंकि हमारे देश की रीजन स्पेसिफिक है। हमारे देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री में एक एक स्टेट में एक एक चावल का दाना खाते, मतलब डिफरेंस अलग अलग है। नॉर्थ ईस्ट में जाइए थोड़ा स्टिकी राइस खाइए, उनको बड़ा वाला चावल चाहिए। वही अब साउथ में आइए कि मीडियम स्टैंडर्ड बोलते हैं, छोटा दाना चाहिए। नॉर्थ में जाइए बासमती इतना लंबा वाला चाहिए। तमिलनाडु में जाइए मोटा वाला दाना चाहिए। उड़ीसा में जाइए उनको भी मोटा वाला चाहिए। ऐसे है ना दूसरे दूसरे जगह। और हमारे यहाँ इतना डाइवर्सिटी है कि हिल्स भी है, हिल्स मतलब पहाड़ों में भी चावल उगाया जाता है और पानी के अंदर जाके पानी में भी उगाया जाता है। पानी का बहना और 60-70 सेंटीमीटर हो तो वहाँ भी उगते हैं और साउथ में भी उगता है। पहाड़ के नीचे भी, पहाड़ के ऊपर भी रहता है, पहाड़ के बीच में भी रहता है, पहाड़ के नीचे भी रहता है। मतलब इकोलॉजिस्ट बोलते हैं इसको, है ना, इंग्लिश में इकोलॉजी वगैरह बोलते हैं। मतलब सब जगह उगता है, सारे स्टेट में उगता है। इसलिए ना जब हम एवरेज करेंगे इन सब का, हमारा मतलब हिल्स का थोड़ा प्रोडक्टिविटी उत्पादन कम रहेगा, मगर नीचे जो है वो लोलैंड का तो अच्छा ही रहेगा। इसका मतलब हम कम नहीं है, हम चाइना से या कोई दूसरे कंट्री से कम तो नहीं है। हमारा यूनिक सिस्टम है, यूनिक इकोलॉजी है, यूनिक डाइवर्सिटी है। हम लोग अच्छी तरह काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि डिफरेंट रीजन की है ना प्रोडक्टिविटी उत्पादन बढ़ाना है। ये हमारा प्रयास है। उत्पादन तो बढ़ाना ही है, जो जितना इस बार अब हम कर रहे हैं 130 सिर्फ सफिशिएंट, मतलब हमारे पास खाने के लिए है, बफर में भी रखा है और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पता है आपको, राइस का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। वी आर नंबर 1 एक्सपोर्टर्स ऑफ राइस प्रेजेंटली। इवन चाइना हमारे से इंपोर्ट कर रहा है राइस। इसका मतलब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमें काम नहीं करना है, ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं है। हमें और उत्पादन बढ़ाना है, क्योंकि हमारा लैंड उतना ही रहेगा। हमें उत्पादन बढ़ाना है और अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड देना है, डिसीज रेजिस्टेंस देना, ये सारे हमें, और ये सारे हमारे चुनौती। ऐसे मैं एक राइस बोल रहा हूँ, ऐसे हमें सारे फील्ड में चुनौतियां हैं। इसको सारे हम कैसे हैंडल करेंगे आगे भी जाके, हमारे देश और देश प्रगति का सोचेंगे और काम भी करेंगे उसके ऊपर। तो सर एग्रीकल्चर फील्ड को किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग से मतलब नुकसान हो सकता है या ग्लोबल वार्मिंग कैसे एग्रीकल्चर फील्ड को अफेक्ट कर सकती है? देखिए ना, जैसे बोला जाता है गेहूं में या राइस, जो हमारे जो मेन क्रॉप्स हैं, जैसे ही ग्लोबल का टेम्परेचर बढ़ता है 1 या 2 डिग्री, वो बोलते हैं कि तुम्हारा 10% 20% का यील्ड घट जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसे था पहले ऐसे था। अभी है ना, हमारे वैज्ञानिकों ने ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर हुए हैं और हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि इतना टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो अब नेक्स्ट 2 डिग्री नहीं, नेक्स्ट 5 डिग्री अगर ज़्यादा हुआ तो कौन से किस्म लाना चाहिए, हमें कैसे मिटिगेट करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है, उसके हिसाब से हम ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। और 1-2 वेराइटी राइस में रिलीज भी हुए हैं, आगे भी जाके रिलीज होंगे। ऐसे गेहूँ में होंगे, पल्सेस में होंगे, ऑयल सीड में होंगे, दूसरे क्रॉप में भी ऑलरेडी। अगर ग्लोबल वार्मिंग से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है वो ऑलरेडी हम रिसर्च वगैरह में हम
जितवा भी हैं हम उसके प्रयास में काम कर रहे हैं, वो दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में। और हमारे जो डायरेक्टर हैं, डीडीजी हैं, एडीजीस हैं और डीजीस हैं आईसीआर के, वो सारे लोग ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत सारे सोच वाली है कि कैसे कैसे करना है, कौन से इशू को लेकर कहाँ काम करना है, किस लेवल में काम करना है और कौन से क्रॉप में ऑलरेडी ये इफेक्ट होगा, वो सारे उन्होंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बना लिया है। उसके हिसाब से हम बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस तरह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग के जो भी इफेक्ट हो सकते हैं उसके लिए हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड के जो साइंटिस्ट हैं पहले से ही तैयार हो चुके हैं। वो 10-15 साल के बाद क्या होगा वो हम अभी सोच लिए हैं कि हम उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये हमारे लीडरशिप को भी बोलना चाहिए कि वो विजन बोलते हैं ना, ऐसा होगा, ऐसे लेके जाना है। हमारे जो डायरेक्टर्स होंगे, एडीजीस होंगे, डीडीजी हैं और डीजी हैं, सारे इसमें बहुत बेहतरीन हैं। आईसीआर वाले वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दे हैव वेरी गुड विजन और स्ट्रैटेजी, बहुत सारे अच्छे स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। राइस में भी हम लोग उसके हिसाब से काम ऑलरेडी कर रहे हैं। ओके सर। अगला क्वेश्चन सर है, एग्रीकल्चर फील्ड में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, हो सकता है कि वो एग्रीकल्चर फील्ड से पढ़ा हो, ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी जो भी कुछ किया हो, या दूसरे फील्ड के भी लोग जैसे कि कंप्यूटर साइंस से हैं या किसी और बैकग्राउंड से हैं, अगर ये चाहे जिस भी फील्ड से हैं, अगर वो एग्रीकल्चर फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, वो क्या क्या या किन किन फील्ड में जाकर के बिजनेस कर सकते हैं? एक मानेंगे तो मैंने खुद देखा है कि थोड़े जो कंप्यूटर साइंस वाले थे उन्होंने अपना जॉब छोड़ के बिजनेस करने कैसे कर रहे हैं, मतलब एक हॉर्टिकल्चर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, आजकल थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं ना उसके ऊपर ज़्यादातर लगाव है और बेहतर ऑर्गेनिक मतलब पेस्टिसाइड नहीं लेना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स लेना। क्या कर रहे हैं, मैंने जो देखा है 2-3 केसेस आपको समझाता हूँ कैसे आ सकते हैं। ऐसे आप ऐसे ले सकते हैं। एक है ना डेयरी में है ना, एक ऐसा है कि एक हमारे जो बेहतरीन काउस वगैरह रहते हैं उसमें है ना मॉनिटरिंग कैसे करना है, दे नो बेटर। क्योंकि ना मैंने देखा है कि बहुत इतना ये हो गया है कि डेयरी फील्ड में इवन जो गाय वगैरह रहते हैं उसके जो पैर रहते हैं ना वहाँ एक सेंसर डाले हुए होते हैं और कान में भी एक सेंसर डाले होते हैं। उससे पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है ना, इमीडिएटली वो पता चल जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है, उसको वेटरनरी डॉक्टर आकर देखेंगे। मतलब इतना एडवांस हो गया है। और अगर ये है ना ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पेरिशेबल रहते हैं तो वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना, थोड़े अमेज़न में नहीं बिकेंगे, थोड़े है ना अपना ये खोल लिए हैं, वेबसाइट खोल लिए हैं, उससे ना फार्मर डायरेक्ट कांटेक्ट में वो आ रहे हैं। वो वो है ना मिडलमैन के जैसे काम कर रहे हैं कि अपना वेबसाइट वगैरह खोलकर फार्मर को लिंकेज बना रहे हैं, फार्मर्स को अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट वहाँ सेल कर सके। सो इनमें भी ऐसे काम में भी बहुत सारे लोग जो है वो हो सकते हैं, ऐसा भी कर सकते और प्रोडक्शन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर आजकल है ना सीड कंपनियां बहुत सारे आ गए हैं। आप चाहे तो सीड प्रोड्यूसर बन सकते हैं। सीड प्रोड्यूसर नॉट ओनली राइस, ऑल क्रॉप्स के सीड प्रोड्यूसर बन के आप सीड वगैरह पैकिंग में तो आप हेल्प कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आप क्रॉप वाइज जाएंगे तो या सेक्टर वाइज जाएंगे तो देर आर अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है कि आप एग्रीकल्चर फिल्म बहुत सा वो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये क्या है, कैसे जाएगा और उसका कैसा होता है, प्रोडक्शन कैसा होता है, मार्केटिंग कैसा होता है और एंड यूजर तक कैसे जाना चाहिए। अगर ये आपको थोड़ा समझ में आ गया ना, यू विल बी वेरी गुड एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं राइस एग्रीकल्चर सेक्टर। आजकल आप मिलेट सुना होगा, अभी मिलेट ईयर चल रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को बहुत सारा ये पैसेज इसमें डाल रहे हैं कि मिलेट को खाओ, मिलेट को प्रोड्यूस करो, मिलेट का मतलब
अवेयरनेस पैदा हो इससे। इसके वजह से बहुत सारे ऐसा है कि मिलेट्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं, कलर्ड राइसेस, कलर के बारे में जा रहे हैं, कलर कलर ट्रेडिशनल राइस, ऐसे बहुत सारे हम यहाँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको बेनिफिट मिले, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी अच्छा लगा सर जान करके इसके बारे में कि कोई भी अगर इस फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड से हो या ना हो, अगर वो काम करना चाहता है या कोई स्टार्टअप करना चाहता है इस फील्ड में तो वो कर सकता है। अगर सर इसी में अगर एक क्वेश्चन हम ऐड कर दें कि अगर जिसके पास लैंड नहीं है, वो सिटी से बिलोंग करता है, फिर भी वो एग्रीकल्चर फील्ड में कोई बिजनेस करना चाहता है, तो किस टाइप के बिजनेस, कुछ आइडिया है आपको कि हाँ उसको इस टाइप के बिजनेस करना चाहिए जिसमें कम से कम लैंड की रिक्वायरमेंट हो? जैसे मैंने बोला ना, आपके पास लैंड रहने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जिसके पास लैंड रहेगा, देखिए ना फार्मर्स है ना, फार्मर्स आपको जा नहीं सकते, वो फार्मर इतना ही जानता है कि हमारे ज्यादातर फार्मर उतना पढ़े लिखे तो नहीं हुआ, पढ़े लिखे थोड़े होंगे, थोड़े कमर्शियल फार्मर, मगर ज्यादातर इलिटरेट होंगे कि उनको पढ़ाई मतलब उनको इतना जानते हैं कि मुझे उगाना है, प्रोड्यूस करना है, उतना तो जानते हैं, उनके पास लैंड रहेगा। तो थोड़ा प्रोसेस देखिए ना, आजकल है ना बहुत सारे मेट्रोस में ऐसा है कि वो सोसाइटीज, बहुत सारे सोसाइटीज हैं, या मेट्रो सोच लीजिए या स्पेंसर, ऐसे रिटेलर्स के बहुत सारे, रिलायंस का मार्ट ले लीजिए, बहुत सारे मार्ट्स हैं, या मॉल ले लीजिए, ऐसे सारे ऐसे डिफरेंट उनको लिंकेजेस फॉर्मेशन में ये हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर उनसे फार्मर और इसमें जो मार्ट्स रहेंगे उनको मिडलमैन मतलब लाना, उनको देना, और पैकेजिंग, अगर कुछ पैकेजिंग भी करना है या कुछ प्रोसेसिंग करना है, वो सारे ये कर सकते हैं। जाके उनको के पास जमीन रहने की जरूरत है थोड़ा। और ऐसे ये अपॉर्चुनिटी भी है कि एक्सपोर्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं आप, बहुत सारे कंट्री का इस प्रोडक्ट्स को लेकर सारे फार्मर नहीं कर पाएंगे, नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो इस फील्ड में थोड़ा नॉलेज लेकर इवन आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी या कोई प्रोत्साहन के लिए कुछ स्कीम अवेलेबल है? बहुत सारे स्कीम्स हैं। आपको बायरैक डीबीटी वाला डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो बायरैक ऐसे एक स्पॉन्सर है। आपको सारे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर जाएंगे ना, तो बहुत सारे विंग्स हैं उसमें ना, जो स्टार्टअप के लिए बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं कि अगर आपको रजिस्टर करना है, थोड़ा नॉलेज लेना है, लेने के बाद आपको आराम से थोड़ा स्कीम्स में आपको मिलेगा, जो प्रोत्साहन जो आप एक्सपेक्ट करेंगे अपना स्टार्टअप के लिए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। सर आगे कुछ क्वेश्चन आए हैं स्टूडेंट के द्वारा, ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर फार्मिंग फील्ड में इंडिया कैसे इतना आगे निकल गया है, इतना कैसे ग्रोथ कर पाया है, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे साथ ही आजाद हुआ था, वह क्यों इतना पीछे रह गया है? मतलब हमारा पड़ोसी मुल्क मानी वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, किस तरह से इंडिया के एग्रीकल्चर फील्ड इतना आगे जा चुका है कि जो कि पाकिस्तान नहीं कर पाया? हमारे साइंटिस्टों का इसमें योगदान है, या हमारे साइंटिस्टों और गवर्नमेंट दोनों का योगदान है? किस तरह से आप इसको देखते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर? दोनों का योगदान है। एक पॉलिसी मेकर्स, अच्छे से लीडरशिप रहना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स रहना चाहिए, और जो ऊपर से मैंने जहाँ तक अभी बोला कि हमारे डीजी, डीडीजी, एडीजी, डायरेक्टर्स है ना, उन सब लोगों का विजन आगे 20 ईयर्स में क्या करना है, 5 ईयर्स में क्या करना है, हमारे पॉलिसी मेकर्स भी उतना ही योगदान है कि उसको जैसे उनकी सोच थी उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही वो क्या हमारे साइंटिस्ट लोगों ने किया है कि इतना उत्पादन चाहिए, इसमें ये चाहिए, उसमें वो चाहिए, ऐसे बहुत सारे रिसर्च करके साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स दोनों की योगदान है इसमें। और इसी की वजह से और
नॉट ओनली साइंटिस्ट और हमारे पॉलिसी मेकर, मेन हमारे फार्मर के भी, फार्मर्स मेंटालिटी भी ऐसा है कि वो है ना, उनको कन्विंस हमारे साइंटिस्ट लोगों ने अच्छे किया है कि ये ग्रो कीजिए, आपको इतना उत्पन्न होगा। और हमारा एक्सटेंशन मीन सारे जो साइंटिस्ट लोग जो फार्मर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, हमारा जो जो प्रोडक्ट वाइज जो आइडिया था उसको इम्प्लीमेंटेशन नॉट ओनली साइंटिस्ट से नहीं होता है, हमारे फार्मर का भी उतना ही योगदान, फार्मर, साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर तीनों का योगदान है। सर इसी से रिलेटेड अगर हम इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर दें, अगर इंडिया के एग्रीकल्चर फील्ड को अगर हम ग्लोबली देखें तो इंडिया का एग्रीकल्चर फील्ड कहाँ पे स्टैंड होता है? ग्लोबल को अगर कंपेयर करेंगे, देखिए ना, मेरा मानिए कि हमारा हमारा इंडिया इज ए यूनिक कंट्री। आप यू कैन आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे कि दूसरे कंट्री के लिए। इवन देन आप यूएस जाइए, जीएमओ है उनका, है ना, लैंड वगैरह, क्योंकि वहाँ का आबादी कम रहेगी, पॉपुलेशन कम रहेगा, इसलिए उनके पास एक के पास बहुत सारा लैंड रहेगा कि उनको मैकेनाइजेशन से कर रहे हैं। और हमारा ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा लैंड होल्डिंग बहुत सारा छोटा छोटा रहता है और हमारे डाइवर्सिटी है, हिल है, जैसे मैं बोल रहा था, डिफरेंट डिफरेंट लैंड टोपोग्राफी है और कल्चरल डिफरेंसेस है। और बहुत सारे ऐसे फार्मर है कि वो लोकल वैरायटी खाते हैं, ऐसे कल्चरल टेस्ट आप जो भी समझिए, क्योंकि हमारा और दूसरों का कंपैरिजन आप कर ही नहीं पाएंगे। इंडिया इज यूनिक व्हेन यू कम। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में आना चाहते हैं, वी आर सेल्फ सफिशिएंट, और आगे भी जाकर हम कोई भी कंपनी से, कंट्री से कुछ कम नहीं रहेंगे। ठीक सर, अगर कोई एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में जानना चाहता है और उसको जान करके बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता है, चाहे वो कुछ खुद के रोजगार के बारे में या एग्रीकल्चर फील्ड में बेहतर प्रोडक्शन के बारे में, तो क्या कुछ ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से वो लर्निंग कर सकते हैं, या कोई फार्मर के लिए लर्निंग की क्या कुछ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हमारे जो आईसीआर में 100 से ऊपर ज़्यादा संस्थान है, और ये संस्थान दूसरे स्टेट में है, और ये हर स्टेट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हैं, और विद इन द स्टेट, विद इन द जिले में, विद इन द तालुका के अंदर भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे लिंक होते हैं। और अगर राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में आइए, या आईसीआर के वेबसाइट के द्वारा भी हम आपको कौन सा इसमें सीखना है उस इंस्टीट्यूट में जाइए, उस इंस्टीट्यूट में आपको ऐप्स मिल जाए, बहुत सारे ब्रोचर्स मिलेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेगी, और पोर्टल्स मिलेंगे कि आपको ब्राउज कर सके, इंफॉर्मेशन मिल जाए, और आपको बहुत सारे किताबें भी मिल जाएंगे, और मोबाइल ऐप्स भी मिल जाएंगे कि वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। आईसीआर को साइट में जाइए, या मिनिस्ट्री के साइट में जाइए, हमारा आईसीआर सेंटर सारे संस्था, एक संस्थान में भी आपको सारा इंफॉर्मेशन हमारे सारे साइट्स में डाला गया है, आप देख सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कभी भी किसी भी साइंटिस्ट को या वैज्ञानिक को या डायरेक्टर को आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सारे आपको बहुत सारा, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो बोलेंगे, या कहाँ से मिलेगा वो इंफॉर्मेशन भी आपको बताया जाएगा। आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं, साइट में भी नंबर रहेगा, सबका नंबर रहेगा, कोई भी फार्मर, कोई भी स्टूडेंट, कहीं भी उनको कुछ दिक्कत आ रही है तो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सर एक अगला क्वेश्चन है जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा कि व्हाई वीट ग्रो करना इलीगल है इंडिया में, और किस सर्कमटेंसेस में उगा सकते हैं? गांजा जिसको बोलते हैं, हाँ, इसको उगाना इंडिया में क्यों इलीगल है, और क्या अगर कोई उगाना चाहे तो क्या कुछ कंडीशन के साथ कुछ ऐसा गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप ग्रो कर सकते हो इसको? क्या उगाने के लिए बोल रहे हैं? गांजा सर, गांजा। ओके, marijuana। ये है ना, ये marijuana इट कम्स अंडर नार्कोटिक्स में आता है। देखिए ना, हमारे देश में ऑलरेडी बहुत
आ, वो नारकोटिक्स के अंदर आता है, इसलिए वो कमर्शियल कल्टीवेशन ऐसे अलो ही नहीं किया है उसको उगाने के लिए। आ, उगाने के बारे में आई डोंट हैव आइडिया, क्योंकि ना जहाँ तक मुझे पता है आप उगा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो अनलेस अंटिल वो कमर्शियल वैल्यू या मेडिसिन उसमें अगर लेते हो तो उसको उगाने की परमिशन देते थे। मुझे नहीं लगता वो सिर्फ नशीली में ज़्यादा जा सकता है, इसलिए उसके लिए बैन किए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू टेक सम डिसीजन अनलेस अंटिल अगर उसमें ज़्यादा फायदा होता तो एटलीस्ट प्रोटेक्टेड में वो परमिशन देते थे। मुझे नहीं लगता कि वो परमिशन की वजह से कुछ है। मुझे एक क्वेश्चन आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। हाँ कोई नहीं सर, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे कि हमने जितना मुझे नॉलेज, हमने देखा कि लखनऊ के आसपास बाराबंकी का रीजन है, वहाँ पे लोग चरस की खेती करते हैं। कुछ ऐसे क्रॉप हैं जो कि ज़्यादा इकोनॉमिकली लाइक बेनिफिशियल होते हैं फार्मर के लिए, बट उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। चूँकि उससे फार्मर बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं, तो दूसरे फार्मर भी अगर इसके बारे में सोचना चाहें तो? नहीं, आप जो बोल रहे हैं ठीक है। वो आदमी क्यों आता है कि उसके ग्राहक कोई दूसरा, फॉर एग्जांपल आप सैंडलवुड का देख लीजिए। सैंडलवुड मतलब वो कर्नाटका, आंध्र, तमिलनाडु उस एरिया में सैंडलवुड वगैरह ग्रो करते हैं। उसके लिए भी यू कैन ग्रो विद सम कर सकते हैं, मगर काटते वक्त यू टू नीड परमिशन। ग्रो करने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। जब आप काटना है, प्रोसेसिंग करना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि इतना एज वाला है, इतना ये फलाना फलाना है, उसको परमिशन लेके आपको काटना पड़ेगा। और बेचना भी वो खुद ले सकते हैं। ऐसे कुछ सेट प्रोसीजर्स बनाए गए हैं। अगर आप सैंडलवुड के बारे में बोल रहे हैं, जैसे आप जो बोल रहे हैं ना, जैसे जो यूपी में जो नशीली की बाराबंकी रीजन है, वो जो कर रहे हैं, अगर ऐसे रूल्स अगर वहाँ भी हो तो यूज कर देंगे, मगर मुझे आइडिया नहीं है कि कुछ रूल्स बनाए गए हैं उस क्रॉप के लिए। अगर कोई फार्मर, जैसे चूंकि इसमें ज्यादा बेनिफिट होती है, अगर कोई फार्मर अगर चाहता है कि हम ग्रो करें, बट उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं क्या क्या कंडीशन है गवर्नमेंट ने रखा है, तो अगर इसके बारे में जानना चाहता है तो क्या आपको आइडिया कहाँ से इसके बारे में पता किया जा सकता है? बेटर वो डायरेक्ट उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात कर लेना चाहिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले ओनली फूड ग्रेन प्रोडक्शन तक ही सीमित है, और फूड ग्रेन वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं आप। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बात कीजिए। एग्रीकल्चर ये काम कर रहा है, पहले एग्रीकल्चर में जाइए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाइए। अगर नहीं तो डायरेक्ट वो नार्कोटिक्स मतलब फॉरेस्ट वाले दे सकते हैं, फॉरेस्ट वाले जानकारी दे सकते हैं आप। एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इसके बारे में। फॉरेस्ट वाले दे सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में वो भी आता है कि नॉट ओनली एग्रीकल्चर को छोड़कर दूसरे जितने भी हैं वो फॉरेस्ट्री के अंदर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे। एक अगला क्वेश्चन है, इज देयर एनी राइस वैरायटी रिकमेंडेड फॉर एरिड रीजन? एरिड रीजन यस सर। है, 20 वैरायटी तक है। सर कुछ नाम बता दीजिए जो कि ये जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए ना, जो 18 से 20 वैरायटी जो बोल रहा हूँ, और यार ये है ना, अगर कौन सा एरिया बोलेंगे आई कैन गिव। सर आपका आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, ये इसी रीजन से ये हैं? या DRR धान 54 दे सकते हैं, 64 भी डाल सकते हैं, वो भी एरोबिक वाइज डाल सकते हैं। अगर तमिलनाडु स्पेसिफिक बोलें तो सर? तमिलनाडु के लिए एरोबिक के लिए चाहिए, एरिड रीजन के लिए। देखिए ना, तमिलनाडु में ऐसा है कि CR 1009 सब ऐसे एक वैरायटी अच्छी तरह चलती है, क्योंकि ना उसमें तमिलनाडु में ड्यूरेशन वाइज होता है, क्योंकि 3-4 क्रॉप भी ले लेते हैं। तमिलनाडु छोटा स्टेट नहीं है, तमिलनाडु में सीजन वाइज वैरायटीज रिलीज हुए,
उसमें से आप ले सकते हैं सियादान 1009 सब वन है या अगर सर एडीटी सीरीज ले सकते हैं एडीटी 52 53 एक्सेलेंट। अगर सर इनको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इनको कहाँ पे कांटेक्ट करना चाहिए ताकि इनको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिले? हमारे संस्थान में कांटेक्ट कीजिए या मुझे ही कांटेक्ट कीजिए, मैं इसके बारे में information दे देता हूँ। राइस के बारे में जो भी आपको इंडिया का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर।